चेक कर लेना बेटा साउंड। पानी लेते आइए। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। शुरू किया जाए। आज थोड़ा सा रह गया बेटा, जिला न्यायालय है ना। 2 लाइन लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। जिला न्यायालय। उच्च न्यायालय पे बात हो गई थी, बोले तो थोड़ा सा जिला न्यायालय के बारे में जान ले। एक्चुअल में पढ़ा है आपने, जो हमारी न्यायपालिका है मोटे मोटे रूप में त्रिस्तरीय है बेटा। जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय है। और जो एक पद सोपानी क्रम में है, मतलब हायरार्की में है, कोई अलग अलग इलाके नहीं है, सबके कॉमन एरिया है। ब्रैकेट में लिखो अनुच्छेद 233 से 237। 233 से बेटा 237 तक देखिए। जिला न्यायालय के जिला न्यायालय के जिला न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश होता है बेटा, तो उसको मुख्य न्यायाधीश नहीं कहते, उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, जिला जज कहते हैं, है ना। तो जिला जज माने मुख्य न्यायालय वाला सब यहाँ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, लेकिन जिला न्यायालय में कोई मुख्य न्यायाधीश जैसा शब्द नहीं होता। यहाँ पे होता है डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको हम लोग शार्ट में डीजे कह देते हैं। तो वो सिविल का भी सर्वोच्च न्यायाधीश है, और वो किसका बेटा, सत्र न्यायाधीश। सत्र मतलब जो क्रिमिनल केसेस हैं उसका भी सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। वही लिखना है। हाँ, जरा लाइन बोल दो बेटा, क्या लिखना है। हाँ, जिला न्यायालय के जिला जज की नियुक्ति, जिला न्यायालय के जिला जज की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, यह नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर होती है। वरिष्ठता, यह नियुक्ति किस आधार पर होती है बेटा, वरिष्ठता के आधार पर होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। जो जो राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा, जो राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों में से होती है। चयनित अभ्यर्थियों में से होती है। क्लियर है बेटा। इसके अतिरिक्त उन अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति हो सकती है। मैंने यहां भी अधिवक्ताओं के लिए स्पेस है बेटा। इसके अतिरिक्त उन अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति हो सकती है जो कम से कम 7 वर्ष पूर्व से जो कम से कम कितना बेटा, 7 वर्ष पूर्व से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। 7 वर्ष पूर्व से अधिवक्ता के रूप में कार्य करो। कुल मोटा मोटा आपको ये समझना है बेटा कि जिला न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है अमूमन पीसीएस जे या राज्य न्यायिक सेवा परीक्षा के ही माध्यम से होती है।
अब इसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की जाती है, इन्हीं बच्चों में से, इन्हीं लोगों में से उनकी नियुक्ति की जाती है जो ठीक ठाक सीनियरिटी गेन कर लेते हैं, यानी वरिष्ठ जो हो जाते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। यानी यहाँ पे सामान्य रूप से अधिवक्ताओं की नियुक्ति नहीं होती, लेकिन हमारे संविधान में इसका प्रावधान है। उन अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति हो सकती है जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किए हो। तो छोटे पद इनको दिए जाते हैं। जैसे आप देखते हो कुछ वकील लोगों को सरकारी वकील जैसा बना दिया जाता है, किसी विभाग को दे दिया जाता है, लेकिन न्यायाधीश वगैरह बनाने की परंपरा तो अभी नहीं है, बनाया जा सकता है। क्लियर है बेटा? खत्म करिए, आगे बढ़िए। अब महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होगा बेटा, और इसको ध्यान से पढ़ना है। हेडिंग बनाइए, पंचायती राज। हेडिंग बनाइए क्या बेटा? पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज। थोड़ा बड़ा टॉपिक है बेटा, तो आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी। दूसरा कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा तक जरूर क्वेश्चन होगा आपसे, निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। और ऐसा नहीं कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस आप उसको समराइज नहीं कर रहे हैं। बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो उसको समराइज करके नहीं पढ़ रहे, रैंडम पढ़ रहे हैं। आप रैंडम पढ़ोगे तो गड़बड़ तो हो ही जाएगा। तो थोड़ा सीक्वेंस में पढ़ने की कोशिश करिए, थोड़ा इतिहास इतिहास भी देखा जाए। पंचायती राज का मतलब क्या है? जैसे हम कहें पंचायती राज, तो हमारे यहाँ एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा है भारतीय सोसाइटी में, अब धीरे धीरे समय के साथ बदल रहा है, कि हम आपसी विवाद को या आपसी समस्याओं को मिलजुल के ही सॉल्व कर लिया करते हैं। ठीक है? जिसमें आपने सुना होगा कि गांव में पंचायत बुलाई जाती है। अब कहाँ पंचायत बुलाई जाती है? अब तो खाली एक पंचायत नजर आती है, उधर राकेश टिकैत वाले इलाके में, और उन पंचायतों का नाम उन्होंने रखा है खाप पंचायत। तो देखते हो, कभी टीवी पे देखा ही होगा, अरे मजे का जुट जाते साहब। वो जाति के आधार पे है, खाप पंचायतें जो हैं वो जाति के आधार पे, जैसे जाटों की है, जाटों में कई प्रकार के हैं, तो सबकी अपनी अपनी एक पंचायत है। ये विधिक नहीं है बेटा, यानी विधि के अधीन इनका कोई प्रावधान नहीं है, ये प्रावधान जातिगत है। और बड़ी मजेदार बात है कि इनका असर ज्यादा होता है विधिक प्रावधानों पे, क्योंकि इसमें बड़ा एक टर्म यूज करते हैं ये लोग, वैधानिक तो नहीं है लेकिन फिर भी एक टर्म यूज करके नियंत्रण कर लेते हैं, इसको कहते हैं हुक्का पानी बंद करना। नाम सुना है? आजकल तो मुहावरा हो गया हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी बंद करने का मतलब ये होता है कि आपने कभी खाप पंचायत में देखा होगा तो हुक्का पीते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, बड़ी बड़ी पगड़ी बांध के बैठे रहते हैं, अरे भाई 10,000 जुट जाते हैं। तो इन लोगों की ये परंपरा है कि हम आपके घर ना आएंगे ना जाएंगे, ना किसी शादी विवाह किसी रस्म से ना आपको आने देंगे, ना आपके यहाँ कोई जाएगा। एक सामाजिक दंड होता है, और ये दंड समाज के लिए बहुत बड़ा दंड होता है, कोई नहीं चाहता। भाई गांव के 5 बुजुर्ग जुट गए, गांव के ढेर सारे लोग जुट गए, अगर वो किसी मुद्दे पे कुछ कह रहे हैं तो मानना बाध्यकारी थोड़ा ही है। जेल भेज दोगे, दंड दे दोगे, कुछ नहीं करेंगे, वो सामाजिक दंड दे देंगे, जाति के बाहर कर देंगे, और सामाजिक प्रतिष्ठा बड़ी थी। तो पंचायतों का कॉन्सेप्ट ये रहा है हमारे यहाँ का, कि हम गांव की समस्याओं का समाधान गांव के लेवल पे ही कर लिया करते थे। मुझे लगता है आज की डेट में पंचायतों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और पंचायत की बात को कोई मानने वाला भी कहाँ है। अगर गांव के 150 लोग जुट के किसी समस्या के बारे में कोई समाधान प्रस्तुत करें तो कौन मानेगा भाई आज की डेट में? वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में चले जाएंगे। ये हमारे यहाँ परंपरा तो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे विलुप्त हो गई। पंचायतों का एक अर्थ यह भी है कि एकदम बेसिक लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे हम अपनी समस्या का समाधान करने की शक्ति रखें। तो आज आप देख रहे हो कि आखिरकार एक तो केंद्र की सरकार बन गई, एक राज्य की सरकार बन गई, तो संविधान में कहीं ना कहीं ये भावना तो थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे, कि गांव स्तर पर भी सरकार हो जाए जो गांव की चीजों का फैसला कर ले वैधानिक आधार पर। अरे भाई एक प्रधान जो है
वो प्रधानमंत्री ही तो है गांव का, बोल नहीं रहे। बस उस प्रधानमंत्री के एरिया बहुत बड़ा है, इस प्रधानमंत्री के एरिया अपने गांव तक है। वो अपने गांव के विषय में जो चाहे निर्णय कर सकता है और बिना किसी से पूछे। लेकिन निर्णय वैधानिक होना चाहिए, अवैधानिक निर्णय नहीं ले सकते। तो भारत में इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है वो थोड़ा देखना है। ऐतिहासिक बैकग्राउंड में अगर आप जाएं तो आप देखोगे कि अंग्रेजों के आने के पहले तो हम राजतंत्र में ही थे। भारत में जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक भारत में तो राजाओं का शासन हुआ करता था। तो उसकी जड़ कहीं राजतंत्र में तलाशी जाए। राजा एक ऑटोक्रेट जैसा व्यक्ति होता था। राजा क्या कहेगा क्या करेगा ये उसका विवेक। कोई संविधान तो थी नहीं, कोई किताब तो थी नहीं। तो राजा की जैसी मानसिकता, जैसी सोच, जैसी समझ, राजा वैसा ही करता था। इसलिए इतिहास में आप देखते हैं तरह तरह के राजा हुए। अब एक बड़ी गंभीर प्रश्न है कि राजा आखिर कैसे नियंत्रित होता। अरे भाई वो भी नियंत्रित नहीं होगा। एक आदमी अगर मानसिक रूप से दिवालिया हो जाए तो पता नहीं क्या क्या कर दे। और किया नहीं लोगों ने। अरे भाई किया लोगों ने, जो मानसिक रूप से दिवालिया थे वो क्या क्या किए इतिहास में आप जाके पढ़िए। मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में पढ़ लीजिए जाके। ऐसे ऐसे शासक थे जो बिना कपड़े के ही दरबार में जाते थे। अब बताइए ये कौन सा मानसिक दिवालियापन है। कौन रोक लेगा भाई। राजा का मन बुर्का पहन के जाए, बिना कपड़े के जाए, आप रोक सकते हो। तो समस्या ये थी कि राजतंत्र में आखिर राजा को कैसे नियंत्रित करते थे हम लोग। तो राजा के नियंत्रित करने की बस एक ही प्रणाली थी जिसको हम कहते थे दार्शनिक उपागम, फिलोसफिकल अप्रोच। तो दार्शनिक उपागम में यही था कि ये मान लिया जाता था कि राजा प्रजा के लिए पिता जैसा है और प्रजा राजा के लिए बच्चे जैसा है। पिता पुत्र के बीच में जो रिश्ता होना चाहिए, जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी राजा को पूरा करना चाहिए, राजा का दायित्व है। कोई संविधान तो था नहीं, इस संविधान में लिखा था। तो ये एक नैतिकता होती थी जिसका पालन लगभग हर राजा करता था। आपने सुना होगा कि राजा वचन दे देता था तो वचन मान लिया जाता था। वचन क्या हम अभी बोले हम कह देंगे नहीं बोले, क्या कर लेंगे आप। अरे हम ही को हाँ कहना है, हम ही कह देंगे हाँ गलती से कह दिया, हम नहीं कह रहे हैं। तो ये राजा की परेशानी ये होती थी कि इन्हीं सब शब्दों से उन्हें ऐसा नैतिक रूप से बांधा जाता था कि राजा अगर हाँ कह दिया तो अपने वचन से पलट नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि राजा अपने वचन से पीछे नहीं हटता। अब राजा हटना तो चाह रहा है लेकिन परंपराएं इतनी मजबूत हो गई हैं कि अब राजा ने अगर कह दिया तो कैसे हटे। तो राजतंत्र में भी सब कुछ बुरा नहीं होता था बेटा। राजा को नियंत्रित किया जाता था। राजा कभी कभी अपनी इच्छाओं को रोकता था नैतिकता के आधार पर, क्योंकि राजा ऐसा नहीं करता, परंपरा थी। तो ये माना जाता था बेटा कि अच्छा कुछ लोग मानते थे कुछ लोग नहीं मानते थे। बड़ों की इज्जत करो, बचपन से आपको सिखाया जाता है ना, बड़ों का आदर करिए। कुछ बच्चे हैं इसको सर आंखों पे रखते हैं, कुछ नालायक नहीं मानते। क्या कर लेगा कोई। ये तो नैतिकता का मामला है ना भैया। हाँ अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मानते हैं। हाँ इक्का दुक्का उसमें कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं मानते, कुछ भी कहिए वो अपने वाली ही करेंगे। तो नैतिक मामला है, माँ बाप की बड़ों की बात को मान लें। यही बचपन से हम लोगों को सिखाया गया एक नैतिक शिक्षा। मर्जी आपकी, माने ना माने, मानने वाले मान रहे हैं, नहीं मानने वाले। तो राजतंत्र में कुछ ऐसा ही था। राजा को रोकने के लिए सिर्फ नैतिकता थी, जिससे वो रुक जाए तो अच्छा, नहीं रुके तो भी अच्छा। लेकिन अमूमन राजा रुक जाते थे तो अपनी प्रजा के साथ ऐसा बिहेव करते थे कि जैसे उनकी प्रजा उनके पुत्रों जैसी है। पिता पुत्र के बीच में कोई संविधान कोई कानून की क्या जरूरत है। ये तो नैसर्गिक रिलेशन है भाई। पिता अपने बच्चे के लिए जान दे सकता है, दे ही देता है। तो ये माना जाता था। तो ये कहा जाता था कि प्रजा के हर दुख सुख की जिम्मेदारी राजा की होनी चाहिए और कोई भी कार्य बिना प्रजा की इच्छा के नहीं करनी चाहिए। तो अमूमन ढेर सारे राजा इसका पालन करते थे।
लेकिन आप देखोगे कि हमारे दक्षिण में एक राजवंश हुआ करता था जिसका नाम था चोल राजा, चोलों का शासन। और कहा जाता था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वह स्वर्ण काल था, गोल्डन एरा था। आज की डेट में भी ग्रामीण लोगों की आवाज को उतनी गंभीरता से नहीं सुना जाता जितना चोलों के शासन में। चोल राजा गांव की जनता को भगवान जैसा महत्व देते थे। यानी उन लोगों ने मिलजुल के अगर कोई फैसला किया तो राजा भी उसको टालता नहीं था। चाहता तो टाल देता, लेकिन नहीं टालता था। तो कहा जाता था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं की जो शुरुआत हुई वो तो राजतंत्र से हो गई, और उसमें भी चोलों का शासन तो पहले नंबर पे आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्थाओं का स्वर्णकाल था। बाद में अंग्रेज आ गए भारत में। अंग्रेज भारत में आ गए तो वो जनता के चुने हुए लोग तो थे नहीं भाई, वो तलवार के बल पे शासन करते थे ना बेटा। तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए कुछ कार्य शुरू किया, और उनकी सुविधा ये थी कि अंग्रेजों का ज्यादातर कॉलोनीज या उनके लोग शहरी क्षेत्रों में रहा करते थे। भाई गांव में तो जाके अंग्रेज नहीं रहते थे ना, तो शहरी क्षेत्रों में रहते थे। तो वो चाहते थे शहरी क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए कोई सिस्टम बनाया जाए, कोई व्यवस्था बनाई जाए ताकि बढ़िया से सिस्टम चले। और वजह ये नहीं थी कि भारतीयों का भला करना चाह रहे थे, वजह सिर्फ ये थी कि वो शहरी क्षेत्रों में रहा करते थे। तो उन्होंने नगरीय निकायों की स्थापना, यानी नगरों की स्थापना अंग्रेजों ने की 1687 में। याद करो वर्ष 1687। 1687 में उन्होंने मद्रास में नगर निगम की स्थापना। ये भारत का पहला नगरीय निकाय था। ग्रामीण स्वशासन पे तो कोई काम किया नहीं। धीरे धीरे उन लोगों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया या छलावा किया, खास करके तब जब कांग्रेस उंग्रेस का दौर आना शुरू हुआ तो कांग्रेस की कुछ मांगे होती थी। वो स्वशासन की मांग करते थे, वो स्थानीय स्वशासन की मांग करते थे। अंग्रेज सुनते थे, थोड़ा टाल मटोल करते थे, कुछ न कुछ उसी में कहते हैं ना कि वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली हालत कर देते थे, थोड़ा बहुत कुछ कर देते थे, हम खुश हो जाते थे। थोड़ा सा बेटा 2 लाइन लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखें, भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं की जड़ें भारत में पंचायती राज की जड़ें राजतंत्र में विद्यमान है। राजतंत्र में विद्यमान है, उपस्थित है। क्लियर है बेटा? हाँ, मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में या दक्षिण भारत में, जो भी आपको ठीक लगे, मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में चोलों का शासन भारत में स्थानीय स्वशासन का स्वर्णकाल माना जाता है। स्वर्णकाल मतलब जो समय सोने का हो। हाँ, क्या मतलब है? अरे जो शब्द बोल रहे उसका मतलब ही तो क्लियर हो। स्वर्ण काल कई जगह बोला जाता है। सर्वोत्तम रूप में हो, सबसे अच्छे रूप में हो। जैसे आपकी जिंदगी है, अभी तक तो जो जिंदगी बीती आपकी बीती गई, मेरी आपसे थोड़ी ज्यादा बीती है, आपकी भी बीती जाएगी। ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ कि उम्र के एक पड़ाव पे जब हम पहुंचते हैं तो हम उन पलों को याद करते हैं जिसमें हमारी जिंदगी बड़ी खूबसूरत थी। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो आपके जीवन का कोई दौर तो होता है जो आप बताते हैं कि ये समय हमारा बहुत खूबसूरत समय था, बहुत बढ़िया समय था, जिंदगी बहुत बढ़िया थी। तो कोई ना कोई समय तो होता ही है हमारी लाइफ का जो बहुत ही बढ़िया होता है, वो हमारी लाइफ का स्वर्णकाल होता है। क्लियर है? तो स्वर्णकाल कब था आपका? एक ने कहा अभी तो सराहना है। गोल्डन एरा अभी कहाँ आया, अभी तो स्वर्णकाल हमारी लाइफ का आएगा कब? जब कलेक्टर हो जाएंगे, है ना।
हाँ, तो ये सब गलतफहमी भूल जाइएगा। कलेक्टर होने के बाद कोई स्वर्णकाल नहीं होता, वो कूड़ा करकट काल होता है। बस एक तो मुहर लग जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ जाती है, बाकी जिंदगी तो नर्क हो ही जाती है, इसमें कोई सुबह नहीं है। हैं? अच्छा, वो हो चुका है। हाँ, वो मुझे लगता है स्वर्णकाल वही 2-3 साल से लेके 5-6 साल तक, जब तक विद्यालय नहीं गए, है ना। एकदम मटर गश्ती वाला समय था। अब तो मारा मारी, वो बैग जो उठा, देखो कब रखा जाता। कुछ लोगों का बैग तो 40 साल तक ही उठा रहता है। कुछ लोग बैग का उठाए उठाए ही जीवन के अंत की ओर बढ़ जाते हैं। स्वर्णकाल तो मुझे लगता है वही था, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कोई जिम्मेदारी, सिर्फ मस्ती का मूड, वही स्वर्णकाल था। हो सकता है सबका अलग अलग हो। मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो बताऊंगा भाई, मेरे वो 3 साल जब मैंने ग्रेजुएशन किया, वो मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया समय था। एक बढ़िया कॉलेज, बढ़िया इन्वायरमेंट, बढ़िया पढ़ाई, बढ़िया टीचर, बढ़िया दोस्त। आज तक दोस्ती चल रही है। हाँ, सब जीवन के अलग अलग पड़ाव पे हैं, अब अलग अलग जिम्मेदारियों के दौर में है, लेकिन ये है कि वो रिश्ते हैं, आज भी चल रहे हैं। अब कहाँ रिश्ते बनाने का वक्त है, अब तो रिश्ते निभाने का वक्त है। जो बने बनाए रिश्ते हैं वो आगे चले, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब कहाँ नया रिश्ता उसका कोई बनाने की दशा में है। बहरहाल, तो स्वर्ण काल का मतलब यही होता है सर्वोत्तम समय। तो आप जरा सोचो, आज तो पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, स्पेशली 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद। तो भी आज को हम स्वर्णकाल नहीं कहते, स्वर्णकाल हम चोलों के शासन में कहते थे। इतिहास पढ़िएगा तो टीचर आपसे बात करेंगे, सभा, समिति, विदत, इस तरह की छोटी छोटी संस्थाएं बनाते थे, और उन संस्थाओं की बातों को राजा बहुत ध्यान से सुनते थे, इग्नोर नहीं करते थे। तो हमारी बातों को ध्यान से सुना जाए, मुझे लगता है यही मतलब है। वो संविधान से हो, चाहे विवेक से हो, चाहे नैतिकता से हो, हमसे क्या लेना देना है। मेरी बात को बस सुनी जाए, मुझसे तो यही मतलब है। 73वां 74वां संविधान संशोधन से अगर गांव का भला नहीं हो रहा है तो बेकार है, सब कुछ कोई मतलब नहीं। इससे बढ़िया तो चोलों का शासन था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ो, पॉइंट बना बना के लिखना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आधुनिक समय में, अंग्रेजों के शासन के समय, एक छोटा नटसेल में बेटा हिस्ट्री जानना जरूरी है। आधुनिक समय में अंग्रेजों के शासन में नगरीय स्वशासन का प्रारंभ हुआ। नगरीय स्वशासन का प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभ हम सन 1687 से मानते हैं, जब अंग्रेजों ने मद्रास में नगर निगम की स्थापना। जब अंग्रेजों ने मद्रास में किसकी बेटा, नगर निगम की स्थापना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। सन 1882 1882 तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने, नाम याद रखिएगा बेटा, वर्ष याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक योजना प्रस्तुत की।
इसी कारण इसे माने लॉर्ड रिपन को, इसी कारण इसे या इन्हें जो भी चाहे लिखें, भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारतीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। देखिए बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं बेटा, इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। जैसे गोल्डन एरा चोलों के शासन को कहते हैं, पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, फादर इनको कहा जाता है। अब फादर वदर तो उसी स्वर्ण काल में होने चाहिए थे, लेकिन फादर स्वर्ण काल में नहीं बोला जाता, पिता बोला जाता है रिपन को। तो इनका जो प्रस्ताव था रिपन का, उस प्रस्ताव को कहा जाता है कि स्वशासन का मैग्ना कार्टा था। उसको भी लिख लें, इस नाम से भी पूछा गया। इनके प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर है बेटा? अच्छा, ये मैग्ना कार्टा क्या है? क्या चीज थी मैं? हाँ, ठीक नहीं है बेटा सब कुछ। जब हम आपको मूल अधिकार पढ़ा रहे थे तो हम बहुत विस्तार से बात किए थे इस पे। मैग्ना कार्टा माने अधिकार पत्र ही होता है। मैग्ना कार्टा को हम लोग ग्रेट चार्टर भी कहते हैं, महान अधिकार पत्र कहते हैं। एक्चुअल में महारानी नहीं, महाराजा उसमें सम्राट थे। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि ब्रिटेन में अभी काफी लंबे समय तक महारानी थी, अब आ गए ना महाराजा। बोल नहीं रहे, इसमें ब्रिटेन में महारानी का शासन नहीं है, महाराजा का शासन है। आगे महारानी का होगा, ऐसे ही चलता है वहां। एक बार महारानी, एक बार महाराजा, एक बार फिर महाराजा होंगे। अभी आगे की तो एक दो पीढ़ी नजर आ रही है कि अब महाराजाओं का दौर चलेगा ब्रिटेन में। जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज तृतीय, इस नाम से इतने राजा हुए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सब जॉर्ज के नाम से शासन करते थे, फिर जॉन के नाम से आए, सबके नाम हैं अपने अपने। तो अब वो अलग एक ट्रेडिशन है ब्रिटेन वालों का, उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, उनके यहाँ एक परंपरा है। हाँ, एक बात, कभी निकट भविष्य में हरानी महारानी का कहीं कोई मामला समझ आ नहीं रहा है, क्योंकि एलिजाबेथ के ही पुत्र थे और इनके भी पुत्र ही हैं, प्रिंस चार्ल्स के। अब प्रिंस का महाराजा चार्ल्स हो गए, इनके भी पुत्र हैं, हैरी हैं और विलियम करके, ऐसे दो लोग हैं। तो डेफिनेटली अब इनके बाद वही राजा बनेंगे, अभी राजकुमार बनेंगे और फिर इनके न रहने पे राजाभिषेक होगा। अब उनके क्या होते हैं देखना पड़ेगा, तो समझ में आएगा। तो वहाँ महारानी हो जरूरी नहीं। बहरहाल, तो मैग्ना कार्टा माने वो सम्राट ने एक चार्टर दिया था, राजतंत्र। अरे 1215 में राजतंत्र था भाई, 1688 में ना लोकतंत्र हुआ। तो उन्होंने जनता को कुछ वचन दिया था, वो वचन ही ग्रेट चार्टर या मैग्ना कार्टा के रूप में। तो ऐसा कहीं भी जनता के साथ या किसी के साथ कुछ महान दिखने लगे तो उसको लोग मैग्ना कार्टा बोल देते हैं। जैसे केनिंग ने जो घोषणा किया, उसको भी हम लोगों ने क्या बोला था? अरे 1858 में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो पहले वायसराय लॉर्ड केनिंग ने इलाहाबाद में महारानी की घोषणा को पढ़ के सुनाया। भारतीयों ने क्या कहा था?
हमारे अधिकारों का मैग्ना कार्टा है। अभी फिर आया मैग्ना कार्टा, आया ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा अब एक मुहावरा टाइप का हो गया जो कहीं भी जोड़ सकते हैं हम लोग। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। और जो पढ़ाया जाता है बेटा उसको मजबूत रहिए। लगभग में नहीं बताना है आपको, लगभग में हर कोई बता देगा, आपको एक्यूरेट होना है। और लगभग से यहाँ गाड़ी वाड़ी चलेगी नहीं बेटा, ध्यान रखना। 1935 भारत शासन अधिनियम। अच्छा एक बात बताओ बेटा कि पहली बार 3 सूचियों का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में कब हुआ? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बनी। अब देखो संविधान के उत्तरार्ध में चल रहे हैं, अब गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी इसी में। हाँ वेरी गुड। 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत को संघ बनाने की कोशिश थी, और संघ अगर बनेगा तो डेफिनेटली 3 सूचियों का निर्माण होगा। 2 सूचियां कब बनाई गई थी, यानी संघ और राज्य के बीच में शक्तियों को बांटा कब गया था? हाँ 1919 में बांटा गया। ये सब दिमाग में रखो बेटा, न खेल बिगड़ जाएगा। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया तो 3 सूची बना दी गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो आज हमारे संविधान में है। उसमें पंचायती राज को राज्य सूची के विषय में डाल दिया गया और कहा गया कि अब राज्य निर्धारित करें कि आपके यहाँ पंचायती राज व्यवस्था होगी, कैसी होगी, नहीं होगी, अब केंद्र से देना देना नहीं है, वही लिखना। 1935 भारत शासन अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के विषय के अधीन कर दिया गया। राज्य सूची के विषय के अधीन कर दिया। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखें। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर हमने अपने संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों के अधीन, पूरा नाम है बेटा इसका राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी कहते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अधीन अनुच्छेद 40 में इस अनुच्छेद में बेटा 40 में पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रावधान किया। पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रावधान किया। क्लियर है? यानी हमारे संविधान में लिखा है, संविधान जब बना था तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में इस बात का प्रावधान था कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था बने। और ये पूरा पूरा गांधी जी की सोच थी बेटा, गांधी जी का सपना था। और गांधी जी का सपना था यही कि भारत में लोकतंत्र तब तक नहीं होगा जब तक भारत में ग्रास रूट लेवल पे, जमीनी स्तर पे लोकतंत्र न स्थापित हो। तो ये जमीनी स्तर वाला ही मामला है क्या बेटा, पंचायत। क्लियर बेटा, यानी स्वशासन जिसको हम लोग कहते हैं। लेकिन एक दुखद सच्चाई ये हो गई कि नीति निदेशक तत्वों में जो बातें लिखी होती हैं वो बाध्यकारी नहीं होती। पढ़ा है आपने, यह राज्य की मर्जी पर होता है।
राज्य चाहे तो उसे लागू करे, राज्य चाहे तो न लागू करे। अनुच्छेद 44 में यूसीसी का प्रावधान था। अरे ये तो संविधान जब से बना तभी से था, अभी तक देखो मारामारी हो रही है। वैसे सुने इस साल थोड़ा सा तीव्रता आ रही है, अब सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन सोचो गणतंत्र होने के इतने दिन बाद भी यहाँ तकलीफ तो है, एक समुदाय विशेष को परेशानी हो रही है। तो इसीलिए नीति विषयक तत्वों में जो बातें लिखी गई थी बाध्यकारी नहीं बनाई गई। माहौल देखिएगा, अवसर देखिएगा, समय देखिएगा और हिट कर दीजिएगा। तो एक पार्टी विशेष ने माहौल देखा, समय देखा, अवसर देखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात शुरू कर दी। बोल नहीं रहे। अवसर यह है कि 2024 का चुनाव है, समय बड़ा सही है, राम जन्मभूमि में दर्शन वर्शन करने की भी अनुमति आपको मिल जाएगी चुनाव के पहले। तो ये सब डेमोक्रेसी में ये सब समय का बड़ा अर्थ होता है ना, कि कोई कार्य सही समय पे किया जाए। देखो एक हम लोग भारतीयों की एक बड़ी बुरी आदत है कि हमेशा हम खुश होते हैं जब दूसरे कष्ट में होते हैं, बड़ा सुख मिलता है अंदर से। अब समझ में आ रहा होगा, एक्चुअल में हम लोग हमेशा दूसरे को समझाते ही रहे हैं जिंदगी भर। कोविड में हम अपनी तकलीफ को इसलिए भूल गए कि कुछ उद्योगपति और कुछ संभ्रांत आखिरी बर्बाद हुए, ठीक है। तो हमें बड़ा आनंद था कि थोड़ा हमें परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी तो सड़क पे आ गए, कितना आनंद था। हम लोगों के गजब आनंद है, हम भारतीयों के, हमारे आनंद की यही परिणति है कि किसी का नुकसान हो जाए तो हमें बड़ा आनंद है। यूसीसी पे आपको बड़ा आनंद है, आपको क्या मिलना है? अरे आपको क्या मिलना है यूसीसी में? आपको कुछ नहीं मिलना है, आपको ठेंगा मिलना है, कुछ नहीं मिलेगा, ढेला मिलेगा आपको। आनंद क्यों है आप में? किसी को तकलीफ होगी, है ना, बस यही आनंद है। और ये पार्टियां समझती हैं कि किसी को तकलीफ में डालेंगे तो किसी को बड़ा अच्छा लगेगा, बस सही वक्त का इंतजार है। और सबसे ज्यादा आनंद आपको ये आ रहा है कि 4 विवाह नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप करो ना, आपको कौन रोक रहा है? और आपके राजतंत्र में राजा महाराजा ऐसा नहीं करते थे क्या? और आज की डेट में ऐसा नहीं करते लोग? करते ही हैं। लेकिन ये कि थोड़ा कानून में लिख दिया जाए तो मजा आ जाए। तो कुल मिला जुला के भैया वक्त सही आ गया है, अवसर सही है। हाँ एक सूचना और आपको दे दें कि नौकरी वोकरी के लिए भी अवसर आ सकता है, क्योंकि चुनाव का वर्ष का अर्थ ही अब हमारे यहाँ यही होने लगा कि कुछ आपके लिए लाभ की बातें शायद सोची जाएं। तो वर्ष चुनाव का है। अरे चुनाव का वर्ष क्या है, चुनाव का माहौल अब शुरू ही हो गया, अब रही कितना दिन गया है, और चुनाव तो अभी भी हो सकता है। ये जरूरी थोड़ी है कि 24 तक इंतजार किया जाए। माहौल अगर सटीक हो जाए तो चुनाव अभी का अभी हो जाए, घोषणा कर दी जाएगी, चुनाव हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। 12 तो यूसीसी तो लिखा था 44 में, सामान्य आचार संहिता अभी तक लागू नहीं हुआ। तो नीति तत्वों में जो बातें लिखी गई हैं उन्हें लागू करने की कोई बाध्यकारिता नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि भैया जी बाध्यकारी मत बनाइए, लेकिन कम से कम अनुच्छेद 40 में लिख तो जरूर दीजिए, ताकि भविष्य में जब माहौल बने तो हम ऐसा करें। माहौल बना बाय द वे, और 1992 में 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने उसको संवैधानिक दर्जा तो दे ही दिया। ये दरिया दिली कैसे दिखा दिया, अचानक इनको ख्याल कहां से आ गया, इस पे थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, है ना। तो अब एक छोटा सा हेडिंग बनाइए, आगे बढ़े। स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास। स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे हुआ? ठीक है बेटा, इतिहास तो गिरते पढ़ते देख ही लिया। अब जब हम स्वतंत्र हो गए तो विकास कैसे हुआ उसको थोड़ा समझना है।
स्वतंत्र भारत के विकास का बीजारोपण, या यूं कहें कि प्रारंभ का सूत्रपात माना जाता है, एक कार्यक्रम शुरू हुआ जिसका नाम है यही, ये क्या, हाँ, वेरी गुड। इसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह प्रोग्राम भारत में शुरू हुआ 1952 में। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा इसका इतिहास भूगोल भी जाने। एक्चुअल में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये विशुद्ध रूप से अमेरिकन अवधारणा, यूएस कॉन्सेप्ट है, अमेरिका की सोच है। क्योंकि अमेरिका में इस तरह के कार्यक्रम चलाए गए और बड़े सुखद परिणाम दिए। जिस दौर में आप स्वतंत्र हुए, थोड़ा उस दौर में चले चलिए, बड़ा जरूरी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था 45 में, उसी के बाद आप स्वतंत्र हुए थे। और मैंने आपको कई दफा बताया और दिमाग में रख ही लीजिएगा कि जब भी विश्व में कोई बड़े युद्ध वगैरह या सामरिक स्थितियां बदलती हैं तो रिश्ते बहुत बदलते हैं, राजनयिक संबंध बहुत बदलते हैं, पूरे विश्व की स्ट्रेटेजी जो होती है एक देश दूसरे के साथ वो बहुत चेंज हो जाती है। विश्व युद्ध तो छोड़ दो, अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, समीकरण ही इधर का उधर हो रहा है, उधर का इधर हो रहा है, बदल रहा है ना। हुआ क्या बेटा कि विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो रशिया और अमेरिका तो एक साथ थे विश्व युद्ध में। भाई और लोग थे नहीं थे छोड़ो, कम से कम दो देश तो एक साथ लड़े विश्व युद्ध, रशिया और यूएसए। अब इसमें श्रेय की जंग हो गई, तीन लोग मिलकर शेर का शिकार किए। अब श्रेय लेने की होड़ मच गई कि मेरी गोली से शेर मरा है, कहा श्रेय तो लेना ही चाहेंगे ना। तो विश्व युद्ध के श्रेय की होड़ हो गई और इसी में इन देशों के बीच में तनातनी हो गई। दूसरी, इन देशों की राजनीतिक अवधारणाएं भी अलग अलग थी। जैसे अमेरिका लोकतंत्र था, रशिया साम्यवाद था। लोकतंत्र और साम्यवाद के बीच में तो ऐसी तलवार खींची रहती, पटती ही नहीं, सोच ही अलग अलग है उत्तर दक्षिण वाली। तो इन दो देशों के बीच में तनातनी शुरू हो गई। किसके किसके बीच में? सोवियत संघ, रूस नहीं, सोवियत संघ और यूएसए के बीच में तनातनी शुरू हो गई। मैं बड़ा कि तू बड़ा, रूस को लगता था मैं बड़ा, क्योंकि नाजी सेनाओं को मैंने हराया। बिल्कुल, नाजी सेना को रशिया ने हराया, हिटलर को जमींदोज किया रशिया ने, मिट्टी में मिलाया रशिया ने। अमेरिका को लगता है कि अगर हम परमाणु बम न गिराए होते तो विश्व युद्ध की परिणत न होती, तो हम बढ़े क्योंकि हमारे पास परमाणु बम हो गया। ये सब तनातनी हुई और ठीक उसी वक्त में भारत में शीत युद्ध, भारत नहीं विश्व में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, कोल्ड वॉर जिसको कहते हैं। शीत युद्ध क्या होता है बेटा? कोशिश करो बेटा आप। अब ये तो बड़ा ब्लंडर है बेटा। एक बहुत सिंपल सा शब्द है, युद्ध नहीं होगा, तनातनी अपने शीर्ष पर रहेगी। मोटे मोटे रूप में कह सकते हो, लड़ाई नहीं होगी लेकिन ऐंठन रहेगी दोनों तरफ से और एकदम तैयारी रहेगी कि कभी भी लड़ाई होगी। जैसे आप और आपका पट्टीदार, मार पिटाई तो नहीं होती, माहौल एकदम बना रहता है, घूर के देखे तो वहीं मार पिटाई हो जाएगी।
तो कोल्ड वार का मतलब यह है कि एकदम पूरी तैयारी, एक के ऊपर एक निकल जाने की होड़, गोला बारूद हथियार से एकदम लैस। और ये अगर जरा भी 3-5 किया तो युद्ध हो जाएगा। होता नहीं। तो वो मामला युद्ध का तो नहीं होता, लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां हमेशा बनी रहती हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड वॉर। हर मोर्चे पे युद्ध होता है। आर्थिक मोर्चे पे होता है, वैज्ञानिक मोर्चे पे होता है। आपको पता है अंतरिक्ष में सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री भेजा रशिया ने? पढ़ाई होगा। सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री किसने भेजा? रशिया ने भेजा। अमेरिका को लगा कोल्ड वार का दौर चल रहा था, यहां भी कोल्ड वार होगा। वो तो हर सेक्टर में होगा। अमेरिका को लगा कि हम पिछड़ गए, तो उसने कहा तुमने अंतरिक्ष यात्री भेजा, हम चंद्रमा को उतार देते। तो अंतरिक्ष यात्री तो छोड़ दो, उसने मनुष्यों को चंद्रमा को उतार के दिखा दिया, तो पड़ला इसका भारी हो गया। यही सब चलता रहता है कोल्ड वॉर में। दिखावा, आपसे बढ़ चढ़ के दिखावा हम करेंगे। आपके घर में शादी हुई तो जैसा टेंट वेंट लगा था ना, अब मेरे घर में होगी तो उसे थोड़ा बढ़ चढ़ के होगी, ताकि आपको इन्फियोरिटी महसूस हो। यही सब चलता रहता। तो उस समय हुआ क्या बेटा, पूरी दुनिया बाइपोलर हो गई, दो ध्रुवीय हो गई। शक्ति के एक केंद्र के रूप में सोवियत संघ और शक्ति के एक केंद्र के रूप में यूएसए विद्यमान हो गया। यानी पूरी दुनिया दो गुट में बट गई। हर गुट, थोड़ा सुन लो बेटा कहानी, अब ये सब हम बता नहीं पाएंगे आगे कहीं। हर गुट ये चाहता था कि मेरे गिरोह में ज्यादा से ज्यादा लोग हों। क्या है, अगर दो ठो गिरोह बन रहा है तो आप तो चाहोगे ना कि आपके गिरोह में लोगों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो। वो चाहे कॉलेज के जमाने वाली दृश्य याद कर लो, चाहे मोहल्ले में, आप मोहल्ले के ढेर सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, आपका कोई प्रतिपक्षी है उसके साथ लोग नहीं, तो आप तो यही नहीं चाहोगे कि मेरे साथ ज्यादा लोग मौजूद रहें। तो दुनिया में भी यही चल रहा था। हर देश ये चाहता था कि फलाना देश हमारे खेमे में आ जाए। तो अमेरिका भी चाहता था कि ढेर सारे देश हमारे खेमे में आ जाए, और रशिया भी चाहता था ढेर सारे देश हमारे खेमे में आ जाए। बड़ी मजेदार बात थी कि नेहरू जी का झुकाव थोड़ा रूस की ओर था। यानी उनका जो कह सकते हैं ना कि मानसिकता थी, थोड़ा रशिया के पक्ष में ज्यादा थी। और अमेरिका को ये लगने लगा कि भैया ये रशिया के पक्ष में जाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस के खेमे में चले जाएंगे। और भारत तब भी और भारत अब भी जनसंख्या में सबसे बड़ा देश में से एक था। तो जनसंख्या में सबसे बड़े देश के रूप में एक तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र था तब भी और आज भी। हमसे बड़ा लोकतंत्र धरती पर नहीं है कोई। पुराना होगा, लेकिन भारत में तो इतने वोटर है ना, जितनी तो अमेरिका की पूरी जनता नहीं होगी। और भारत की जनता तो छोड़ दो, 32 करोड़ 34 करोड़ की जनसंख्या है उनकी। वो क्या बात करेंगे हमसे? उतना तो हम लोग बहुत जल्द उत्तर प्रदेश वाले होने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमसे क्या बात करेंगे? हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वोटर हैं बेटा। तो अमेरिका को लगा कि एक चाल चली जाए। वो बेचारा शतरंज का खिलाड़ी है, और मुझे लगता है वो ठीक भी है। किसी देश को ऐसा होना ही चाहिए। कहें आप मौका परस्त नहीं होगे? मौका परस्त होना ही चाहिए, अपनी गरज को ध्यान में रखना ही चाहिए। जब उसकी गरज थी, पाकिस्तान को अपने गोद में उठाया। अरे भाई, इतना लाडला इतना दुलारा उनका पाकिस्तान था कि पूछो मत। ये तो 4-6 साल से मोदी के आने के बाद समीकरण थोड़ा बदल गया ना। और वो भी समीकरण बदला वो डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब। उसके पहले तो पाकिस्तान से इतनी गलबहियां थी कि पूछो मत। तो होना भी ऐसा चाहिए। हम किसी देश के गुलाम थोड़े ही हैं जो हमेशा उसके साथ लगे रहें। अब हुआ ये कि जब 71 का वार हुआ हमारा पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका एकदम खुल के आ गया सामने। वो वैसे ताइवान वाले मैटर देख रहे हो ना, एकदम खुल के चीन के सामने आ गया।
और अपना जहाजी बेड़ा उड़ा लेके पैतरेबाजी कर रहा है दक्षिणी चीन सागर में? नहीं कर रहा है। अरे रोज डरा रहा है चीन को कि अगर ताइवान पे हमला बोला तो फिर ऐसी वैसी कर देंगे, और डर भी रहा है चीन। नहीं तो चीन, ताइवान कितना बड़ा है भाई, लेकिन आखिर बाधा कौन बना हुआ है? अमेरिका। और भारत उस समय, चीन तो था नहीं, भारत तो बहुत कमजोर सा देश था। हाँ, नेता सशक्त थी हमारे यहाँ, वो इंदिरा गांधी नेता थी, और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ युद्ध कर ही लिया। 71 का वॉर शुरू हो गया और अमेरिका ने धमकाना शुरू किया, भारत ये कर देंगे, वो कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और उसका 7वां बेड़ा हिंद महासागर में आ गया। और उसने आके यही कहा कि हमला मत करना पाकिस्तान पर, और नहीं तो हम हमला कर देंगे आप पर। कभी गूगल सुगल में देख लीजिएगा, अमेरिका का जो 7वां बेड़ा है ना, वो पूरे जहाजों का कारवां है, और उसपे इतने सैनिक होते हैं कि अकेले वही एक देश को हरा दें, बाकी किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं। तो उसका 7वां बेड़ा आ गया बंगाल की खाड़ी में, और लगा धमकाने भारत को। लेकिन बड़ी मजेदार बात थी कि रूस भी आ चुका था। ये पानी के ऊपर ऊपर आए थे, रूस पानी के नीचे नीचे आ गया, वो अपनी सबमरीन लेके पहुंच गया। और जब अमेरिका धमका रहा था तो रशियन एडमिरल ने कहा कि सारी पनडुब्बियों को जरा सतह पे ले आओ, थोड़ा अमेरिका देख तो ले। और अचानक सारी परमाणु पनडुब्बियां जब सतह पे आ गई, अमेरिका के होश पागता हो गए कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो एक कम्युनिकेशन है, बड़ा वायरल है, यूएस के कमांडर से और रशियन कमांडर से बातचीत हुई, बड़ा वायरल है आजकल, यूट्यूब में हर जगह उपलब्ध है। उस बातचीत में यही कहा गया कि उसने, एक औपचारिकता तो हुई एक दूसरे को विश करने की, लेकिन फिर पूछा कि आप यहाँ क्या कर, तनातनी तो थी ही, कोल्ड वार का दौर चल ही रहा था, भीषण तनातनी थी रशिया और यूएसए के बीच में, और उसी बीच में ये भी प्रकट हो गए। तो पूछा कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं, रशियन कमांडर से कहा वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। कभी कभी ये जवाब बड़ा अच्छा होता है। अब आपकी भावना अगर शुद्ध है तो मेरी भी शुद्ध है, आपकी भावना अगर दूषित है तो मेरी भी भावना दूषित है। तो उसने तो प्रत्यक्ष रूप से बता दिया कि आप जो कर रहे हो वही हम भी करने आए हैं, अब आप बताओ आप क्या करने आए हो। और मजाक में एडमिरल ने कमेंट किया यूएस एडमिरल को कि हिंद महासागर बहुत बड़ा है, यहाँ कुछ भी डूब सकता है। मुझे लगता है इससे बड़ी धमकी क्या दी है, यानी आपका 7वां बेड़ा यही जमींदोज हो जाएगा, समाधि दे देंगे उसको। और फिर खुल के एडमिरल ने कहा कि इस युद्ध में हस्तक्षेप मत करिएगा, अगर आपने हस्तक्षेप किया तो हस्तक्षेप हम भी करेंगे। ये शेरदिल देश है बेटा, ये जिसका साथ देता है ना, उसके आगे पीछे नहीं देखता अपना फायदा और नुकसान। नहीं, भारत में आके उलझने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो उलझ गया। और इसके कई चट्टे बट्टे हैं अमेरिका के, वो आज से नहीं है, वो बहुत पुराने से। जैसे ब्रिटेन इसका बहुत बड़ा पिछलग्गू है। ये जो जैसे सियार नहीं होते, सियार एक तो चिल्लाता है तो सब चिल्लाने लगते हैं, तो वैसे ये जो बोलेगा ना अमेरिका, इसी के सुर में सुर मिला के सब बोलने लगते हैं, और कोई बाद में भले बोले, ब्रिटेन सबसे पहले बोलेगा। तो ये भी अपना, उनकी रॉयल ने भी वही दक्षिण चीन सागर की ओर से इधर प्रस्थान करे थे, रशिया ने रास्ते में घेर लिया उनको, कहा निकल लो, निकलो, भाग खड़े हुए रशिया को देख के। तो ये कोल्ड वार का जमाना था बेटा। और अब ये सब घटनाएं धीरे धीरे भारत को झुका रही हैं, किधर, रशिया की ओर। ये तो बात की घटना है, ये तो बहुत बात की घटना है। अब 71 का मामला है, स्वतंत्र तो हम हो गए थे 47 में। तो यूएस ने बड़ी कोशिश किया बेटा, ऐसा नहीं था, उसने प्रयास बहुत किया, लेकिन हम लोगों ने उसके आज भी प्रयास कर रहा है। अफगानिस्तान से जब उसकी सेनाएं निकल गई तब उसका समीकरण बदल गया, अब वो भारत के पक्ष में है, वो चीन को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, भारत को सहयोग कर रहा है। तो आज देख नहीं रहो, अरे इतना वार्म वेलकम तो मुझे लगता है आज तक किसी का हुआ ही नहीं होगा।
रेड कॉर्पेट वो वेलकम हुआ मोदी जी का कि पूछो मत। ऑटोग्राफ ले रहे हैं वहां के सांसद मोदी जी का, जैसे सेलिब्रिटी हो गए। कोई पैर छू रहा है, हमारी परंपरा का निर्वहन कर रहा है। तो ये सब तो है ही है, होता रहता है पूरी दुनिया में। तो इसमें हुआ ये बेटा कि अमेरिका ने एक गेम खेलना शुरू कर दिया। कहा भारत डेफिनेटली बड़ा देश है, अगर ये हमारे खेमे में आ जाए तो हमारी शक्ति थोड़ी बढ़ जाए। अब कोई ना कोई बहाना तो बढ़ना होगा। अरे भाई कोई कारण तो बताना होगा ना। आपको अपने पक्ष में लाना चाहते हैं तो हमको कुछ कहना पड़ेगा। अरे देखिए हमारे गांव के हैं आप, हमारे जाति के हैं हम, कुछ न हमारे विद्यालय में साथ पढ़े हैं आप, कुछ न कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा ना जिससे आपसे जुड़ाव बढ़ जाए। तो अमेरिका ने भारत से यही कहा कि अरे हम लोग भाई भाई हैं। भारत का सही में? कहा हाँ। अरे हम पुराने लोकतंत्र और आप सबसे बड़े लोकतंत्र, इस रिश्ते से तो हम लोगों का रिश्ता बनता है ना कि हम डेमोक्रेसी वाले लोग हैं। तो भारत कहा कि चलो बड़ा अच्छा है। लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया, कम से कम पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीन नेता विश्व के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और नासिर मिस्र के राष्ट्रपति थे। इन लोगों ने साफ साफ कह दिया कि हम भैया किसी खेमे में नहीं जाएंगे, न हम रूस की ओर जाएंगे, न हम अमेरिका की ओर आएंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। माने किसी गुट के साथ हम नहीं जाएंगे। तो एक नया आंदोलन ही शुरू हो गया दुनिया में, जिसका नाम रखा गया, नाम, आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं सर, उसका नाम ही नाम रखा गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM। हिंदी में कहा गया गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन। हर वर्ष इसका सम्मेलन होता था और सुन के हैरत में हो जाओगे कि लगभग 100 के आसपास देश इसके सदस्य थे, जिन लोगों ने साफ साफ कह दिया कि हमारा कोई रिश्ता अमेरिका से नहीं है तो कोई रिश्ता रशिया से नहीं है, हम दोनों में से किसी की भी। और बड़ी मजेदार बात थी, ये तीसरा गुट और ताकतवर हो रहा था। जो गुट निरपेक्ष था ये खुद एक गुट बन गया। ये तो जब 1991 में जब रशिया टूट गया ना बेटा, रूस जब बिखर गया, तो पूरी दुनिया बाईपोलर से यूनिपोलर हो गई, एक ध्रुवी हो गई। जब एक ध्रुवी हो जाएगी तो फिर उसमें गुट निरपेक्ष का क्या मतलब? अरे गुट निरपेक्ष तो तब होता है जब गुट दो से अधिक हो। जब कुल एक ही गुट है तो अब क्या गुट निरपेक्ष का मतलब है? अब गुट निरपेक्ष का मतलब यह है कि आप अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, अब तो यही मतलब होगा। तो खत्म हो गया खैर वो। तो अमेरिका ने चारा फेंक दिया और इसके पास एक ही चारा है बेटा जिससे सबको लपेटना है, वो चारा है पैसा। पाकिस्तान को लपेटा था कैसे? पैसे से। वो जान रहा है चीन लपेट रहा है कैसे? पैसे से। चाइना सारे देशों को, जो छोटे मोटे देश, उनको कैसे लपेट रहा है? श्रीलंका को कैसे लपेटा? पैसे से ही ना। उन्होंने कहा कि आपको बंदरगाह विकसित कर दें, ठीक नहीं लग रहा है। श्रीलंका ने कहा कर दीजिए। अरे एकदम आप इतने हमारे करीबी हैं कि पूछो मत। बंदरगाह बना दिया, डेवलप कर दिया। फिर कहा पैसा दो, कहा ही नहीं है। कहा पूरा बंदरगाह ले लेंगे तुम्हारा, वसूलेंगे, जब तक वसूली हो नहीं जाएगी तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये उसका गेम है। ये तो वही हालत है ना कि आपके घर में हम कहें कि ऊपर बनवा दें, आपका घर ठीक नहीं लग रहा तो आप कहेंगे हाँ हाँ एक फ्लोर बनवा दीजिए। अब बनवा दिए तो कह रहे पैसा दो, कह रहे पैसा नहीं, कहा घर छोड़ो। यही करता है। खैर अब देश धीरे धीरे समझ रहे हैं उसकी चाल को, थोड़ा बच रहे हैं, लेकिन कुछ तो चाल में फंस चुके। श्रीलंका फंस गया, नेपाल लगभग फंस गया, बांग्लादेश फंसते फंसते बच गया। अब वो तिब्बत 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 तो खैर कब्जा ही कर लिया, भूटान को फंसाने के मूड में है। बस पैसा देगा, वो इतना दे देगा कि आप कभी लौटा ही ना पाओ। पहले गांव में एक बड़ा बढ़िया परंपरा थी कि जैसे पैसा, जो कुछ गलत आदत वाले लोग थे ना, जैसे ड्रिंक व्रिंक करते थे, तो उनको पैसा देते थे। जब वो मांगते थे करे 500 रुपया 200 रुपया, वो उस जमाने 500 बहुत था, तो 150 का ही डिमांड होती, वो देते रहते, कभी मांगते नहीं थे। फिर कहते थे खेत लिख दो, इतना पैसा ले चुके हो, या तो मेरा पैसा लौटाओ
या तो एक ही विकल्प, पैसा कहाँ से लौटाएंगे? वही है चीज। वो आपको देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, और जब वो समझ जाएगा कि अब आप लौटाने की दशा में नहीं हो, तो खेत लिख दो। खेत लिखवा रहा है, पाकिस्तान ले लेगा पूरा, बता तो रहा है, बस धैर्य से इंतजार करिए, बहुत जल्द पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। कह तो रहा है कि पाकिस्तान कुछ इलाकों में हमारी करेंसी चलेगी। कैसे ना कहोगे? इतना एहसान लादे हैं आपके ऊपर, ना कह दोगे? तो बहरहाल, तो अमेरिका ने वो गेम शुरू किया भारत के साथ। तो उसने भारत से कहा कि अरे भाई, आप हमारे भाई हो, आप भारत में कार्यक्रम क्यों नहीं शुरू करते? तो भारत ने कहा कौन सा कार्यक्रम? कहा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारत ने कहा ये क्या होता है भाई, हमको नहीं पता, हम तो अभी हाल हाल में स्वतंत्र हुए थे। तो उसने कहा कि हम आपको डिटेल में बताते हैं, क्योंकि हम, अरे भाई वो 1789 से वहां का संविधान है। तो उन्होंने कहा कि हम बताते हैं आपको। तो उसने कहा कि जो समुदाय हैं, लोग हैं, इनके विकास के लिए सिस्टमेटिक ढंग से कार्यक्रम बनाया जाता है, तब विकास होता है। तो आप भी बनाओ और अब लोगों का विकास करो। भारत ने कहा कि हम बनाना तो चाह रहे हैं, पैसा नहीं है। कहाँ पैसा था भारत में? खाना पीना तो था ही नहीं, भोजन तो भरपूर था ही नहीं पूरे भारत में खाना खाने के लिए। हम सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाएंगे। आज वही भारत है ना बेटा, जिसमें लगभग 40 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन देते हैं, और उस समय तो 40 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं थी हमारी, और हम खाने के लिए मोहताज थे। आज 40 करोड़ जनता को फ्री में राशन दिया जा रहा है, फ्री में खाना खाइए। उस जमाने में हमारी यही औकात नहीं थी बेटा कि हम भोजन कर पाए। तो आयात वयात होता था, हमारे पास पैसा तो था ही नहीं। विदेशों से हम गेहूं खरीदते थे, फलाना खरीदते थे, धमाका का चावल हमारे यहाँ होता था ठीक ठाक। हाँ, तो आज भी हो रहा है, चावल की पैदावार ज्यादा होती है। 12। तो अमेरिका ने कहा कि हम पैसा दें तो कैसा रहेगा, आप सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू करिए, फंडिंग हम करते हैं। भारत ने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो अमेरिका के प्रयास से 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का फंडामेंटल भी अमेरिका का ही है, फिलॉसफी भी उन्हीं की है। और पैसा दो तो हम यहाँ कुछ भी शुरू कर सकते हैं भाई, मेन मैटर तो पैसे का है। तो अमेरिका के मदद से तभी हम लोगों के यहाँ ब्लॉक बन गए, जिसको आप लोग आज की डेट में बोलते हो ना, खंड विकास। जहाँ एक पदाधिकारी बीडीओ होने लगा, ये बीडीओ का पद, ये ग्राम सेवक का पद, खंड विकास की अवधारणा सब 1952 में बनी। और कहा गया कि अब इन्हीं के माध्यम से सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए जाए। तो थोड़ा लिख ले बेटा, हेडिंग बनाइए सामुदायिक विकास कार्यक्रम। लिखिए सन 1952 में, सन 1952 में यूएसए, अमेरिका, तो अमेरिका कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी आम बोलचाल में अमेरिका माने हम समझते हैं। सन 1952 में अमेरिका के प्रयास से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सन 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सेंटेंस अपने हिसाब से बना लीजिएगा। क्लियर है बेटा? बना लिया कार्यक्रम। पैसा अमेरिका देने के लिए तैयार हो गया, तो हमको पैसा दो, हम तो कोई कार्यक्रम चला देंगे। चलाया, 5 साल तक ये कार्यक्रम चला, 52 से 57 तक। जब 5 साल ये कार्यक्रम चल चुका सरकारी तंत्र के माध्यम से, तो अमेरिका ने ये जानना चाहा कि 5 सालों में क्या तरक्की हुई। भाई अब तो वक्त आ गया कि थोड़ी समीक्षा की जाए। या भारत सरकार भी चाह रही थी कि 5 साल तक ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हमारे यहाँ चला है, इससे लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा।
आखिर कुछ प्रभाव पड़ा, ऐसे कार्यक्रम को चलाने का कोई असर तो होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं। तो 1957 में इसकी समीक्षा की गई। किसकी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। और इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया। उस आयोग का नाम था बलवंत राय मेहता आयोग। और 99.9% बच्चों के दिमाग में है ये आयोग पंचायती राज के लिए बनाया गया था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यह आयोग बनाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए और सुझाव के लिए। उसी समीक्षा और सुझाव में एक ऑप्शन दिख गया पंचायती राज व्यवस्था। क्लियर है बेटा? लिख लो 2 लाइन, फिर समाप्त करते हैं। लिखें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए 1957 में, 1957 में, सॉरी सेंटेंस थोड़ा रुको बेटा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा व सुझाव के लिए 1957 लिख लिया है। 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा तथा सुझाव के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। जिसे हम बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, जिसे हम बलवंत राय मेहता आयोग के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से बेटा? बलवंत राय मेहता आयोग के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब हेडिंग एक बना लीजिए, चर्चा हम कल करेंगे। बलवंत राय मेहता आयोग 1957, एक हेडिंग बनाइए, विस्तार से बात करेंगे कल। बलवंत राय मेहता आयोग। क्लियर है बेटा?